हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम शुरू करेंगे पैथोलॉजी सीरीज़, जिसमें कि हम हर्ष मोहन के पैथोलॉजी के चैप्टर्स को कवर करेंगे। हम पूरा उसके जो भी कंसेप्ट्स हैं उसको समझेंगे। जो चीज़ हमें ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह अगर नहीं भी आप सुनना चाहते हैं तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा ब्रीफली ही कवर किया है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पैथोलॉजी, सेक्शन 1, जिसका नाम है जर्नल पैथोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो मेन चीज़ बताई है वो है कि जो वर्ड है पैथोलॉजी वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, पैथोस एंड लोगोस। पैथोस का मतलब है सफरिंग, मतलब सफ़र होना, उस चीज़ से अफेक्ट होना। लोगोस का मतलब है स्टडी करना। तो जब हम सफरिंग की स्टडी करते हैं, मतलब डिज़ीज़ से हम सफ़र होते हैं, हम इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी डिज़ीज़ की जो भी स्टडी है उसे पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी में हम जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, माने जो भी बॉडी के सेल्स के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, सेल्स का या टिश्यूज़ का, उनका जो साइज़ है या शेप है वो कैसे ऑल्टर हो रहा है, और जो सेल्स या टिश्यूज़ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो किस तरीके से ऑल्टर हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है हम पैथोलॉजी ब्रांच से स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी के लिए पैथोफिजियोलॉजी टर्म भी इंटरचेंजेबली ऐसे यूज़ की जाती है, ये कॉमनली यूज़ की जाती है। पैथोफिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं, फिजियोलॉजी मतलब जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का, पैथो मतलब वही सफरिंग है। तो जब सफरिंग में बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है, या जब हम डिज़ीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं उस टाइम पे बॉडी कैसे कैसे अपना फंक्शन कर रही है, क्या चीज़ें नॉर्मल कर रही है, क्या 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 डिसफंक्शन हो रहा है। तो ये जो पैथोफिजियोलॉजी है वो भी एक तरह से पैथोलॉजी के ही कॉन्टेक्स्ट में वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे बताया है कि पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना रोल कंट्रीब्यूट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में। मतलब पेशेंट को क्या बीमारी है उसका फाइनल डायग्नोसिस पैथोलॉजिस्ट ही बना सकता है। इसीलिए पैथोलॉजी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच मानी जाती है, स्पेशली जो डॉक्टर्स अभी बन रहे हैं उनके लिए। और एक जैसे वो बहुत ही कॉमन सा थॉट या कह लो एक विचार है ना, कि आइज़ कैन सी व्हाट ब्रेन नोज़। जो आपके ब्रेन को पता है वही आपकी आंखें जो है देख भी सकती हैं। जैसे एक पेशेंट है हमारे सामने, अभी मान लो एनीमिया का पेशेंट है, लेकिन आपको उसमें क्या एग्जामाइन करना है या क्या साइंस आपको देखने हैं, आपको तब तक वो नहीं पता रहेगा जब तक आपने उस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है। तो अगर आपका ब्रेन जानता नहीं है कि क्या आपको पढ़ना है तो आपकी आंखें भी वो नहीं दे सकती। और जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे सर्जरी का डॉक्टर हो, मेडिसिन का हो, पीडिया का हो, किसी भी ब्रांच का डॉक्टर हो, पैथोलॉजी तो एक ब्रिज के जैसे काम करती है। और जैसे जो सर विलियम ओसलर थे, उन्होंने भी ये बोला था कि, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं, उन्होंने भी यही बोला कि आपकी जो ट्रीटमेंट है या सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट आपका जो रहेगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है। मतलब आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी रहेगी जितना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोलॉजी रहेगी। तो इसीलिए पैथोलॉजी को पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक हमने ये जाना। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ एंड डिजीज़ दिया है। हेल्थ क्या है, जो नॉर्मल, मतलब जब हम अपने एक जो इंडिविजुअल है अपने सराउंडिंग्स के साथ कम्प्लीटली एक होम्योस्टेसिस में है, या फिर एक कंफर्ट जोन में है अपनी सराउंडिंग्स के साथ, वो खा रहा है, पी रहा है, अच्छे से घूम फिर रहा है, उसकी बॉडी में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई भी चीज़ करने में, कोई भी एक्टिविटी करने में किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स वो हेल्थी है। और अगर डिज़ीज़ की बात करें, डिज़ीज़ दो वर्ड से मिलके एक बनाया हुआ वर्ड है, डिस प्लस ईज़। डिस का मतलब है कि अच्छा, मतलब लॉस ऑफ ईज़ कह लो। डिस मतलब लॉस, ईज़ मतलब ईजीनेस या जो कंफर्ट था वो ख़त्म हो गया। मतलब अगर जैसे हम देखते हैं कि एक पेशेंट, कोई मान लो एक व्यक्ति, उसको फीवर है, तो नॉर्मल जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हैं। तो डिज़ीज़ और हेल्थ में जो मेन डिफरेंस आप कह सकते हो, अगर आपको कभी भी ऐसे लगे कि हाँ बॉडी में डिज़ीज़ हो रहा है, डिसईज़ हो रहा है, आपको कंफर्ट नहीं फील हो रहा, हो सकता है आप हेल्दी ना हो और कोई ना कोई पैथोलॉजी आपके शरीर के अंदर चल रही हो। और
यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है कि हेल्थ जो है वो वाइड रेंज ऑफ नॉर्मेलिटी में रहती, मतलब हेल्थ क्या है कि इसकी वाइड रेंज है। मतलब जैसे कि अभी हम देखते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग हाइट है जो उनके लिए नॉर्मल है, और अलग अलग पर्सन का वेट भी अलग अलग है जो कि उनके लिए नॉर्मल है। मतलब हाइट के अकॉर्डिंग हम वेट का भी देखते हैं कि उसका वेट नॉर्मल है कि नहीं। तो हेल्थ की आप एक पर्टिकुलर वो नहीं देख सकते कि इतनी हाइट होएगी तो वो हेल्थ है, इतना वेट है वो हेल्थ है। हेल्थ की एक वाइड रेंज है। और ये भी होता है कि सेलुलर लेवल पे जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी होता है क्या है कि जैसे कोई मान लो डिजीज़्ड कंडीशन है, उस टाइम पे भी हमारी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है कि वो खुद से उस चीज़ को मैनेज कर पाए और बाहर से कम इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े। तो कुछ टाइम तक तो हमारी जो बॉडी है खुद ही उसको मैनेज करती है, सेल्स भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर लेते हैं जो कि कुछ हद तक तो नॉर्मल ही रहते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन हो जाए सेल्स के फंक्शन में या उनके स्ट्रक्चर में, फिर हम उसको बोलेंगे कि अब ये नॉर्मल हेल्थ नहीं है, अब वो एक डिजीज़्ड कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पे सिंड्रोम टर्म बताई हुई है। देखो सिंड्रोम का मतलब होता है जब बहुत सारी बीमारियाँ एक पेशेंट में, मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स आप कह सकते हो, है ना, और वो भी रनिंग टुगेदर। अब जैसे क्या होता है कि एक पेशेंट को मान लो डायबिटीज़ हो जाती है, फिर उसके बाद उसको डायबिटिक एंजियोपैथी हो जाती है, फिर नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, और ऐसे ऐसे बहुत सारी पैथीज़ है ना। तो वो एक सिंड्रोम बन गया, मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हो गया उसको। और ऐसे ही कई पेशेंट्स होते हैं जैसे बीपी है, उनको हाइपरटेंशन की नॉर्मली प्रॉब्लम जिनको है उनको बीपी भी रहता ही है, और जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है तो जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है उनको फिर ये कार्डियक इश्यूज़ होने लग जाते हैं। तो ये एक तरह का सिंड्रोम है, मतलब बहुत सारी बीमारियाँ साथ साथ में चल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स इन पैथोलॉजी बताए हुए हैं। सबसे पहले पेशेंट आप जानते हो कि जिस बंदे को बीमारी हुई है वो पेशेंट है। लीजन क्या होता है, जो भी टिश्यूज़ या सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, वो भी कैसे करैक्टरिस्टिक चेंजेस जिसको आप मॉर्फोलॉजिकली देख सकते हो या उनके फंक्शंस को असेस कर सकते हो, तो उसको लीजन कहा जाता है। अभी जैसे इन्होंने लिखा है कि वो लीजन है वो डिज़ीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, या तो किसी इंडिविजुअल में जिसको वो बीमारी हुई है या फिर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में। जैसे होता है क्या है ना कि हम किसी डिज़ीज़ की पैथोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाती है एनिमल्स के ऊपर, उनको भी वही वाला जो कॉज़ है, जैसे ज़्यादा हम कहते हैं कि ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ होती है, तो ऐसी रैट्स वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शुगर दी जाती है, उनसे फिर उनमें डायबिटीज़ इंड्यूस करवाया जाता है। डायबिटीज़ की वजह से उनके शरीर में फिर जो भी लीजन्स होंगे उनके टिश्यूज़ में या सेल्स में, तो वो डिज़ीज़ कंडीशन की वजह से हुआ है, वो एक तरह का लीजन है क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है सेल्स में या फिर टिश्यूज़ में। उसके बाद बताया पैथोलॉजिकल चेंजेस या मॉर्फोलॉजी। पैथोलॉजी चेंजेस वही है कि डिजीज्ड टिश्यू का मतलब कैसा है, वो चेंजेस क्या हुए हैं टिश्यूज़ में। इसको आप आइज़ से भी देख सकते हो या माइक्रोस्कोपी से भी कर सकते हो, है ना। आइज़ से अगर आपको ग्रॉस होएंगे अगर वो चेंजेस तो बाहर से ही दिखाई देंगे। जैसे अभी डायबिटीज़ फुट का ही अगर मैं बताऊँ, शुगर वाले पेशेंट के पैर में बड़े बड़े वुंड हो जाते हैं, वो तो आपको हम आंखों से देख सकते हैं उसको, लेकिन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस भी चल रहे होते हैं साथ ही के साथ बॉडी में, तो उसको हम माइक्रोस्कोपी से देखेंगे, लेकिन पैथोलॉजिकल चेंजेस तो हुए हैं, है ना। उसके बाद आता है कॉजल फैक्टर्स मतलब कॉज ऑफ डिजीज़, जिसकी वजह से लीजन्स प्रोड्यूस हुए हैं। इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ कि क्यों डिजीज़ हुई है, क्या रीज़न था, क्या निदान था। कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये आपका खाना भी हो सकता है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है, जो भी कारण है वो कॉज ऑफ डिजीज़ है। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ हाँ, एक पैथोजेनेसिस टर्म बता रहे हैं। पैथोजेनेसिस होता क्या है कि कैसे कैसे जो डिज़ीज़ है वो फाइनल स्टेज पे पहुंची। सबसे पहले जब से पेशेंट ने कॉजेटिव फैक्टर्स को लिया, मतलब जो भी निदान थे बीमारी के उनको उसने सेवन किया, चाहे वो कुछ भी हो, खाना हो, उसका लाइफस्टाइल हो, उसको लेने से लेके जो भी उसका फाइनल आउटकम निकला डिज़ीज़ का। मान लो पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई, तो डायबिटीज़ होने तक उसके शरीर में क्या क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप जो उसकी स्टडी होती है, तो उसको हम पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़ बोलते हैं। फिर आते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है।
एक पेशेंट आता है क्लिनिक पे, वो बताता है कि सिर दर्द हो रहा है, फीवर है, मुझे वीकनेस लग रही है। तो जो पेशेंट आपको बता रहा है वो सिम्टम्स होते हैं, और जो क्लिनिशियन देख रहा है, जो आपको पेशेंट को वो नहीं दिख रहे लेकिन आप पेशेंट में देख पा रहे हो, वो साइंस होते हैं। जैसे टाइफाइड में पेशेंट को फीवर, वीकनेस या डायरिया इन सब सिम्टम्स के साथ आएगा, लेकिन टाइफाइड रैश जो है वो एक साइन है, वो पेशेंट इतना ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो आपको ही ऑब्जर्व करना है। ऐसे एक डेंगू रैश होता है, वो भी इतना पेशेंट्स को फील नहीं होता, लेकिन आप उसको देखोगे। तो ये कुछ फिजिकल साइंस होते हैं जो भी हम एग्जामिनेशन करते हैं ना। उसके बाद बताया है इन्होंने डायग्नोसिस मतलब क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, क्या बीमारी है, वो पर्टिकुलर जो एक डिज़ीज़ निकल के आती है वो डायग्नोसिस रहता है। उसके बाद प्रोग्नोसिस क्या होता है कि फ्यूचर में इस डिज़ीज़ का क्या होगा, क्या ये अच्छी तरह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी या डिज़ीज़ बनी रहेगी, सिर्फ मेडिसिन से ही पेशेंट को रिलीफ रहेगा। मतलब जो भी फ्यूचर में जाके उस डिज़ीज़ का होगा वो प्रोग्नोसिस होता है। जैसे हम कहते हैं कि 2 तरह के प्रोग्नोसिस है, या तो गुड प्रोग्नोसिस या फिर बैड प्रोग्नोसिस। गुड प्रोग्नोसिस मतलब जाके क्योर हो जाएगी ये डिज़ीज़ आगे जाके, और बैड प्रोग्नोसिस में क्या है कि वो डिज़ीज़ कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, जो भी हम पेशेंट को देते हैं, दवाई या सर्जरी, जिस भी फॉर्म में आप दे रहे हो। प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन होता है कि हम कैसे उस डिज़ीज़ को फर्दर स्प्रेड होने से रोकें, या डिज़ीज़ हमें हो ही ना, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं, वो प्रिवेंशन का ही एक तरह से माध्यम है। तो यहाँ तक इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं जो कि पैथोलॉजी में आगे जाके भी यूज़ होने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ पैथोलॉजी बताया, मतलब हिस्टोरिकल, जैसे जैसे इवैल्यूएशन हुई है पैथोलॉजी की, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे अब अभी का जो अंडरस्टैंडिंग है पैथोलॉजी ऑफ डिजीज़ का वो कैसे अराइव हुआ, तो उसके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले क्या होता था, ज़्यादातर जो इसमें पैथोलॉजी में इतना अंडरस्टैंडिंग हो पाया है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया। इसके ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि पहले ज़्यादातर जो भी बीमारियाँ से होती थी उसको ड्यू टू मतलब पाप कर्मों की वजह से माना जाता था। जो भी पिछले जन्म के आपके कुक्रम हैं उनके फल के स्वरूप में देखा जाता था अगर किसी को भी कोई बीमारी होती थी। फिर उसके बाद धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेदा के वो माने जाते हैं, एक गुरु माने जाते हैं, जब उनका आया तो फिर उसके बाद उन्होंने रिलीजन में बहुत ज़्यादा ऐसे फेथ था, और जैसे धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का मतलब गुरु भी कहा जाता है ना, तो उस फॉर्म में। और जैसे अभी भी शीतला माता, जो शीतला देवी के लिए स्मॉल पॉक्स को पूजा जाता है, तो पहले क्या था कि रिलीजियस बिलीव्स रहते थे हर एक बीमारी के लिए। उसके बाद जैसे जैसे टाइम होता रहा तो वैसे वैसे ये पैथोलॉजी के बारे में लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रही। पहले जो ये पोस्टमार्टम करना था इसको भी अच्छा नहीं माना जाता था और अवॉइड ही किया जाता था इसको ज़्यादातर, क्योंकि ऐसा मानते थे कि अगर आप पोस्टमार्टम करते हो तो वो एक तरह से आत्मा को दुख पहुंचाने के समान है। तो इसीलिए पोस्टमार्टम तब तक नहीं करते थे, तो इतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था। उसके बाद फिर आयुर्वेदिक टाइम, जैसे इन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक टाइम जब इवॉल्व हुआ, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाघभट आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, उन्होंने जब उनका टाइम आया तो उन्होंने सप्त धातु मतलब टिश्यूज़ जिनसे शरीर बना है, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस से वो लेते थे जो भी बॉडी में फ्लूइड पार्ट है, रक्त से वो लेते थे ब्लड पार्ट, और मांस से मस्कुलर पार्ट जो है बॉडी का, मेद से जो भी लिपिड्स या लिपिड के डेरिवेटिव्स हैं, अस्थि से बोनी पार्ट हो गया, मज्जा से बोन मैरो, शुक्र से जो भी सेक्सुअल हॉर्मोन्स ले लो या फिर जो भी एग्स हैं उसको आप ले सकते हो। तो ये सप्त धातु से शरीर बनता था। उनके टाइम में एक ऐसा बिलीफ था, और इसको इन सातों धातुओं को दूषित करने के लिए दोष बताए जाते थे, क्योंकि वो दूषित करते थे इन धातुओं को, इसीलिए उन्हें दोष का नाम दिया गया। वात, पित्त, कफ, ऐसे 3 दोष। लेकिन अगर ये नॉर्मल अपनी कंडीशन में है, नॉर्मल एक क्वालिटी और क्वांटिटी में है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करते थे शरीर में। और अगर इनका डिसइक्विलिब्रियम होता है किसी भी रीज़न से, जिसका मेन कारण खाना पीना और रहन सहन बताया हुआ है, तो अगर
इनका डिसइक्विलिब्रियम होता था तो वो धातुओं को दूषित करते थे। और जो भी चीज़ हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, आज भी हम देखते ही हैं, जैसे कोई भी बीमारी होती है ना, तो या तो रक्त में या तो ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या मसल्स में कुछ प्रॉब्लम रहती है, या बोन्स की कुछ डिजीज़ रहती है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, बॉडी में कोई भी पैथोजन या कोई भी रीज़न है, वो बॉडी के जो भी सपोर्टिंग या मेंटेनिंग पार्ट्स हैं उनको ही ख़राब कर रहे हैं, है ना। तो आयुर्वेदा भी यही कहता था कि सप्त धातुएं जो हैं उनको दोष दूषित करते हैं और उसकी वजह से बीमारी होती है। तो वो इसी चीज़ का वो चिकित्सा भी करते थे उस टाइम पे। तो जो मिडाइवल पीरियड था उस टाइम पे एक बैकवर्ड स्टेप हुआ मेडिसिन में, आप ऐसे कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज़ में इतना कुछ प्रत्यक्ष या मतलब उसको सामने से देखने वाला ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम। और उसका मेन रीज़न मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम को करना मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि आत्मा को ज़्यादा उस टाइम पे इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और वही कि अगर आप करते हो डाइसेक्शन तो उसको हर्टिंग द सोल ऐसा ही माना जाता था। उसके बाद फिर बैकवर्ड स्टेप के बाद एक बहुत बड़ा ऐसे स्टेप आया मॉडर्न पैथोलॉजी में, ऐसे कह सकते हो, जैसे कि जो इटली से ये शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैल गया ऐसा करके, क्योंकि उस टाइम पे फ्रीडम ऑफ एक जो थिंकिंग है लोगों में डेवलप हो गई, सोचने की फ्रीडम। तो उससे क्या हुआ कि फ़िलासफ़िकल जो एम्फेसिस थे और रैशनल एटीट्यूड उसके ऊपर एक बार फिर से ऐसे फोकस हुआ। तो ह्यूमन एनाटॉमी का डेवलपमेंट जैसे हुआ, वो भी कैसे, क्योंकि जब ये ह्यूमन मसल्स की ड्राइंग की जाती थी इटली में, इटलियन जो पेंटर्स होते थे, एम्ब्रियोज़ की पेंटिंग्स की जाती थी, तो उससे लोगों में एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। ठीक है, वैसे ही जैसे इन्होंने बताया कि जो फ्रेशली जिनको फांसी की सज़ा होती थी ना, ऐसे लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता था। तो सबसे पहले जैसे कि ये गैब्रियल फेलोपियस था, इन्होंने डिस्क्राइब किया फिर ह्यूमन के फेलोपियन ट्यूब्स को, ओविडक्ट्स को, है ना। और उन्होंने बर्ड्स के अंदर जो इंटेस्टाइन के अराउंड लिम्फोइड टिश्यू होता है उसको डिस्कवर करके उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद आगे ऐसा ही बहुत कुछ बताया गया है कि जैसे लेंसेस को ग्राइंड करके माइक्रोस्कोप की खोज हुई, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाने लगा लिम्फोइड टिश्यू को, ऐसे मतलब माल्फिजियन जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको देखा गया। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारा बताया हुआ है कि कैसे कैसे किसी ने क्या डिस्कवर किया। तो एक और ब्रीफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी दिया हुआ है। उसके बाद और ये जो मैंने बताया कि डेवलपमेंट हो रहा था मेडिसिन का या पैथोलॉजी का, ये अकेला ही नहीं हो रहा था, साथ ही साथ वर्ल्ड में और भी ब्रांचेस डेवलप कर रही थी, केमिस्ट्री कर रही थी, और इसी वजह से स्टेन्स का भी डेवलपमेंट हुआ, फिर माइक्रोस्कोप आ गया उसके बाद, और इसी की वजह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वगैरह वो चीज़ें आसान हो गई। फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, उससे क्या मशीनरी को मैन्युफैक्चर करने में और अपग्रेड करने में बहुत सहायता हुई। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जो एडवांसेस थे पैथोलॉजी के फील्ड में वो हुए। फिर डीएनए की डिस्कवरी हुई और क्रोमोसोम्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ, उनका नंबर पता लगा कितने क्रोमोसोम, जैसे हमें पता है 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे शरीर में। और फिर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का पता लगा CML में, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में, और इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और भी बहुत सारा PCR हुआ, और इसको मतलब DNA फ्रेगमेंट्स को ज़ीरोक्स करना, मल्टीप्लाई करना, फिर उनका आइडेंटिफिकेशन करना, फिर ये DNA फिंगरप्रिंटिंग आ गया, बहुत कुछ मतलब ये चल रहा था साथ साथ में। तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर पैथोलॉजी का जो है पूरा इवॉल्वमेंट यहाँ पे बताया गया। इसकी और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, इसके बाद हम सब डिविजन्स ऑफ पैथोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में हम करते क्या है, मतलब एनाटॉमिकल पैथोलॉजी भी कहते हैं इसे, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी भी कहते हैं, मॉर्बिड एनाटॉमी, टिश्यू पैथोलॉजी। तो इसमें होता क्या है कि कोई एक जो डिजीज़्ड टिश्यू होता है ना, उसको लिया जाता है बॉडी से, उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको देखते हैं नेकेड आई से। हिस्टोपैथोलॉजी में होता है क्या, टिश्यू को पहले तो बॉडी से अलग किया, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, उसको इतना पतला काटा जाता है कि आप उसका 1 सेल थिक लेयर आप उसको देख पाओ कि सेल्स में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं।
या कोई उनके अराउंड और कोई न्यूट्रोफिल वगैरह अलग से सेल्स तो नहीं पड़े। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी टिश्यूज़ में चेंजेस हुए हैं उसको जब हम देखते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और ये आजकल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वे भी है डायग्नोसिस करने का। जैसे जितने भी कैंसर्स हैं, है ना, उनकी सबकी बायोप्सी एक तरह से करवाई जाती है। तो वो भी एक वन ऑफ द मतलब एक ये हिस्टोपैथोलॉजी है। उसके बाद है सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी में सर्जरी करने के बाद जो भी टिश्यू आपने रिमूव करते हैं हम बॉडी से, उसको वही है कि उसको भी माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है। एक्चुअली जो इन्होंने पीछे हिस्टोपैथोलॉजी बताई है उसके ही आगे 3 ब्रांचेस बता दिए, सर्जिकल पैथोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एंड फोरेंसिक पैथोलॉजी या ऑटोप्सी वर्क। सर्जिकल में क्या होगा, सर्जरी के बाद जो टिश्यू रिमूव हुआ है या कैंसर का जो भी रिसेक्शन आपने किया है उसको, उस टिश्यू को प्रोसेस करके उसको देखा जाएगा। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में क्या होता है, ये एनिमल्स में जैसे मैंने बताया था कि डिजीज़ उनमें इंड्यूस की जाती है। फिर उस डिज़ीज़ के बाद जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं उनको मतलब एक तरह से मार दिया जाता है, सेक्रीफाइस कर दिया जाता है ह्यूमन के बेनिफिट के लिए। फिर उनके टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को रिमूव करके उससे टिश्यू निकाल के उसका प्रोसेसिंग करके उसको फिर देखा जाता है कि क्या क्या चेंजेस हुए डिजीज़ की वजह से। फोरेंसिक पैथोलॉजी में क्या होता है, पोस्टमार्टम के बाद जो ऑर्गन्स या टिश्यूज़ रिमूव किए जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने पॉइज़न खा लिया, तो पॉइज़न के बाद अभी क्या होता है कि पोस्टमार्टम होता है कि पॉइज़न से ही इसकी डेथ हुई है या किसी और चीज़ से हुई है। तो फिर उसके ऑर्गन्स को रिमूव करके उसकी ये हिस्टोलॉजी स्टडीज़ की जाती हैं कि पॉइज़न की वजह से टिश्यूज़ में या सेल्स में क्या क्या चेंजेस आए। तो ये 3 तरह की हिस्टोलॉजी स्टडीज़ यहाँ पे बताई हुई है। उसके बाद है साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी में क्या होता है, हम सेल्स को लेते हैं और उनको स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। इसमें आता है 2 तरह का, ये एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी एंड फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन निडल में जैसे कि हम ब्रेस्ट का कोई भी लीजन हो तो एक निडल की हेल्प से उस लीजन में थोड़ा सा ट्रॉमा देके, मतलब थोड़ा सा उसको ऐसे आप कह लो कि अंदर से उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सेल्स को। फिर उन सेल्स को उस सिरिंज के अंदर सक कर लिया जाता है। फिर उन सेल्स को एक स्लाइड पे इकट्ठा करके उनको स्टेन करके और फिक्स करके स्लाइड के ऊपर फिर देखते हैं कि किस प्रकार के सेल्स वहाँ से निकले हैं। उन सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखी जाती है कि उसका न्यूक्लियस कैसा है। नॉर्मल सेल्स का न्यूक्लियस तो ऑलरेडी क्योंकि मैंशनड है अभी बुक्स में, है ना, एक्सपीरियंस से भी आपको पता लगेगा कि नॉर्मल सेल्स की मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, उसमें कितना बड़ा न्यूक्लियस होना चाहिए। और जो डिजीज्ड सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस बड़ा होगा, कैसा उनका साइटोप्लाज्म होगा। तो वो सब चेंजेस जब सेल्स के अंदर देखे जाते हैं FNAC करके या एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी की हेल्प से, तो उसे साइटोपैथोलॉजी कहते हैं। हेमाटोलॉजी में क्या होता है, डिजीज़ ऑफ ब्लड देखे जाते हैं। मतलब इसमें हम जैसे PBF ही कर लो या CBC कर लो, तो हम उसकी हेल्प से एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। वो ब्रांच जो है उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। फिर कुछ नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस बताई हुई हैं जिसमें मतलब जैसे कि सबसे पहले क्लिनिकल पैथोलॉजी बताया, तो इसमें जो बॉडी के फ्लूइड्स रहते हैं जैसे ब्लड है, यूरिन, सीमन, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, पल्मनरी फ्लूइड होगा, जितने भी बॉडी में फ्लूइड्स हैं उनकी हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि मान लो सीमन लिया तो उसमें क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स क्या है, सबसे पहले काउंट चेक करेंगे। फिर pH क्या होगा, कितना उसमें शुगर लेवल कितना है, फिर उनकी मोबिलिटी कितनी है। ऐसे ही अगर आप ब्लड का देखोगे तो कितने न्यूट्रोफिल हैं, साइनोफिल कितने हैं, यूरिन में पस सेल कितने हैं। तो जो भी हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं वो क्लिनिकल पैथोलॉजी में आएगा। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जितने भी मेनली सीरम और प्लाज्मा के टेस्ट होते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे कि सीरम SGOT, सीरम SGPT, PTINR हो गया, या RFT के जो भी सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिया, सीरम, ये जो भी सीरम और प्लाज्मा के टेस्ट हैं वो इसमें बायोकेमिस्ट्री में कवर होंगे। फिर माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कौन सा माइक्रोब है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। इसमें इसकी भी अलग अलग ब्रांचेस आ गए, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरियाज का आइडेंटिफिकेशन होगा, पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स का, माइको में फंगस का और वायरो में वायरस का आइडेंटिफिकेशन होगा। इसमें भी होता है क्या, जैसे कि मान लो किसी पेशेंट को UTI है तो हम उसका यूरिन का सैंपल लेके
उसको पहले इनक्यूबेट करेंगे, है ना। इनक्यूबेट मतलब उसमें और ज़्यादा बैक्टीरिया को हम ग्रो करवाएंगे। फिर उन बैक्टीरियाज़ को स्टेनिंग करके उनको अंडर द माइक्रोस्कोप हम देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इसमें। तो ये माइक्रोलॉजी में अंदर आता है। इम्यूनोलॉजी में जो भी इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस चल रहे हैं बॉडी के अंदर वो हम देखते हैं। इसमें हम इम्यूनोग्लोबिन्स का टेस्ट करवाते हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, ऐसे बहुत सारे। फिर है मेडिकल जेनेटिक्स। मेडिकल जेनेटिक्स में हमें पता लगता है कि क्रोमोसोमल बीमारियों के बारे में हम मेनली पढ़ते हैं। इसमें जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप में कोई चेंज है क्या, या जो भी इनबॉर्न एरर्स होते हैं ना, जो भी हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब इसमें हम स्टडी करते हैं। फिर आती है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। इसमें क्या है कि जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ डीएनए के लेवल पे हैं उनको देखा जाता है कि डीएनए में क्या चेंज हुआ है, और इसके लिए पीसीआर या हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प ली जाती है। तो ये मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में आता है। तो इसमें मेनली हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया, कुछ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताएगी और ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी जो मेन था वो लगा। एक चीज़ इसमें रह गई, वो जो सिंबल है मेडिसिन का, वो जिसे कि कैडुशियस कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक विंग्ड सेंटर में एक विंग्ड स्टिक जैसा है और उसके आसपास दो स्नेक्स रिवॉल्व हो रहे हैं। पहले क्या था, एक ही स्नेक रिवॉल्व था। एक्चुअली ये स्नेक जो है वो हीलिंग का सिंबल है, क्योंकि स्नेक जो होता है वो अपनी केंचुली उतार के खुद को हील करता है एक तरह से अपनी बॉडी को। तो उसके लिए सिंबलाइज़ किया गया था, लेकिन लेटर ऑन एक स्नेक ना करके इसको दो स्नेक्स कर दिया गया, और अभी ये एक एज अ हीलिंग का सिंबल भी इसे बोलते हैं, है ना। तो इसका नाम है कैडुशियस। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ ही मुझे इम्पोर्टेंट लगा। अगर आपको इसकी हिस्ट्री और भी डिटेल में देखनी है कि किस इरा में क्या हुआ, कौन से समय में क्या क्या चेंजेस आए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी आपके क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स जैसे भी पॉसिबल होगा, हिंदी में, इंग्लिश में। आपको जो भी लैंग्वेज प्रेफर लगे आप बताना। थैंक यू सो मच गाइज़।